हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे थे एचटेट का 2023 पीजीटी मैथ्स का पेपर। हम क्वेश्चन नंबर 114 पर आ चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने एचटेट के पीजीटी और टीजीटी की प्रैक्टिस कराई है मैथ्स पोर्शन की, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है एचटेट के नाम से, और डिफरेंट प्लेलिस्ट भी हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और इस वीडियो को लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं। अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पास थ्रू द पॉइंट P11। एक कर्व है जो पासिंग पॉइंट है जिसका 1 1। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P11 टू द कर्व एफ एक्स इज, इक्वेशन दी हुई है नॉर्मल की, एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट एट पॉइंट। ऑर्डिनेट और एब्सिसा एक्स एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस होता है। देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व पूछ रहा है। कौन से कर्व की? y इज इक्वल टू एफ एक्स जो लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, इसकी ही इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या इक्वेशन बनेगी इसकी। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं पहले बता देता हूं जो इसमें यूज होने वाले हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल के साथ जब करते हैं तो -1 आता है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि स्लोप को हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं अगर जो कर्व है जिसका हम स्लोप निकाल रहे हैं वो y की फॉर्म में है। ये स्लोप हो गया, इतना काम हो गया। दूसरी चीज, अगर कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल लगा देते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है जैसे के आया है। इतनी बात समझ में आ गई? बस ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी, बाकी जो कोई चीज आएंगी वो मैं आपको आगे इस क्वेश्चन में बता दूंगा। तो देख लेते हैं। इसने बोला है कि एक कर्व है जो 1 पॉइंट से पास करता है, और देन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल गिवन है हमें, जो कि है x-1। पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से ही शुरुआत कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी गिवन है? ये है हमारे पास x-1 प्लस y-1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं आगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से मैं क्या पता कर सकता हूं? देखो, मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इस इक्वेशन से मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना होगा, क्योंकि यहां पे जो ये m होता है यही क्या होता है? स्लोप। ये भी एक बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? y के इक्वल टू में कर दूंगा सारी चीजें। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 2। तो यहां से जो x का कॉफिशिएंट होता है वही क्या होता है? स्लोप। तो x का कॉफिशिएंट -1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना आ गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू -1। इसको आप m भी समझ सकते हो। -1 आ गया। अब मैं यूज करूंगा फर्स्ट जो मैंने आपको बात बताई थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होता है। यहां से मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ और बोल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है। ये किसके इक्वल होता है? -1 के। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये मेरे पास आ गया, क्लियरली 1 आ गया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तभी तो -1 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मुझे यहां से पता चल गया। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि y की फॉर्म में जब कोई भी कर्व होता है तो उसका स्लोप होता है dy बाई डी एक्स।
इतना काम हो गया, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब dy बाई डी एक्स इज, और दूसरी एक और चीज इस क्वेश्चन में है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डिनेट। एब्सिसा एक्स एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस होता है। इतनी बात हो गई। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि स्लोप क्या हो गया, dy बाई डी एक्स टेंजेंट का, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, y के। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मुझे हटाना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ky में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो उस कर्व के पासिंग पॉइंट गिवन है, उस कर्व के मेरे पास क्या है, पासिंग पॉइंट गिवन है 1,1। तो मतलब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ और y की वैल्यू भी मैं 1 पुट कर सकता हूँ। इतना काम मैं कर सकता हूँ। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से कितना आ गया, 1, ये बात भी मुझे पता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मैंने अभी निकाला है 1। समझे मेरी बात। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या है, dy बाई डी एक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने 1 निकाला, तो dy बाई डी एक्स की जगह मैं 1 रख देता हूं यहाँ पे, और k की वैल्यू k ही रहेगी, और y की वैल्यू क्या है, y इज बेसिकली y कोऑर्डिनेट, और ये कोई ऐसा पॉइंट है जो कर्व पे है, जो गिवन है क्वेश्चन में 1,1। तो x की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं, y की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू 1 ले ली क्योंकि x की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो k कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1। इतनी चीज क्लियर होगी, k कांस्टेंट जो था उसकी आपकी वैल्यू आ गई 1। अब ये 1 आ गई। अब ये वैल्यू मैं दोबारा इसमें पुट कर देता हूं। अब ये मैं दोबारा वैल्यू इसमें क्यों पुट कर रहा हूं ये भी अभी समझाऊंगा, बस आप यहाँ पे बने रहिए। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए, पुटिंग k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ये क्यों किया अभी बताऊंगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू 1 होगी, ये हो गया y। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में मुझे देखो क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। x की टर्म में इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालने के लिए जो मेरे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ky आया, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ द कर्व। टेंजेंट ऑफ द कर्व की इक्वेशन आ गई y एक्सिस के साथ। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, अब इंटीग्रेट कर दूंगा। ये जो इक्वेशन है, पहले मैं y वाली चीजों को एक तरफ ले लेता हूं, ये आपका आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ये बन गई इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एंड द एब्सिसा ऑफ द कर्व, मतलब y एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट है, कोई y पॉइंट है उसी कर्व का। तो इस कर्व से, इस इक्वेशन से मुझे उस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी जिस कर्व का ये टेंजेंट है dy बाई डी एक्स। वो कैसे आएगी, इंटीग्रेट करके। सो लेट्स इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides to find equation of curve। तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, dy बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ठीक है जी। अब y का इंटीग्रेट 1 ओवर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y। dx का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी। इतना काम हो गया। अब और कोई चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, अब c की वैल्यू और निकाल लें। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसी पासिंग पॉइंट से। ये पासिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पासिंग पॉइंट क्या गिवन है, p। पासिंग पॉइंट p क्या गिवन है, 1,1। मतलब यहां से x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, विच इज द पॉइंट ऑन द कर्व। कौन से कर्व का पॉइंट है, जिस कर्व की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो ऑप्शंस में से हमें चूज करनी है उस कर्व की इक्वेशन। तो पासिंग पॉइंट x और y 1,1 आ गया, x और y 1,1 आ गया मेरे पास। तो मैं यहां से क्या करूंगा, गिवन पॉइंट एज पासिंग पॉइंट
ऑफ कर्व P 1,1 फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा log 1 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0 होती है और 1 ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू -1 आ गई। बस अब ये c की वैल्यू दोबारा इसमें -1 यहाँ पे पुट कर दो। पुटिंग इसको इक्वेशन आप 3 डाल लो, 4 डाल लो, कुछ भी डाल लो, a डाल देते हैं। चलो पुटिंग c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, इसमें डाल इन इक्वेशन a, यहाँ पे डाल दूंगा अगर मैं ये इक्वेशन में, तो ये आप मेरा क्वेश्चन बन जाएगा log y इज इक्वल टू x -1, क्योंकि c की वैल्यू तो मुझे निकालनी थी, क्योंकि आप चेक करो ऑप्शन में c कहीं पे भी नहीं है। ऑप्शन में जो c है वो कहीं पर भी नहीं है, ये चेक कर लो ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में जो है c कहीं पे भी नहीं, इसलिए c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी c को हटाने के लिए। इतना काम हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब देखो ये चीज़ है, अब ये तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है अगर आप नोटिस करोगे। तो अब मैं क्या करूँगा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि log x ओवर a इज इक्वल टू अगर p होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर p, ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं मैं अब, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो y है, अगर y के बेस में कुछ नहीं है log के में, तो e लिख सकता हूं। अब मैं इसको आगे इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस 1, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1। अब देखिए कहाँ पे बन रहा है ये, कौन से ऑप्शन में है, ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। बहुत सिंपल है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 ही इक्वेशन ऑफ द कर्व है, जिसका पासिंग पॉइंट 1,1 है, जिसका नॉर्मल इक्वेशन का ये है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। और क्योंकि 3 ही होंगे, क्यूब रूट मतलब 3 रूट्स, इनका जो प्लस होता है वो क्या होता है 0। और एक और चीज होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो ओमेगा नहीं ए बी सी की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर नहीं दिया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्वेश्चन में, उसने इनका नाम बदल दिया, ए बी सी कर दिया। तो ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का मैं यूज करने वाला हूँ क्वेश्चन में। अब डिटर्मिनेंट के आप थर्ड कॉलम में देखो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को आप अलग करके भी लिख सकते हो। कैसे, अब इसकी शक्ल चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू, बाकी कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम रहेगा, ई रेज टू पावर 3a, ई रेज टू पावर 3b, ई रेज टू पावर 3c, एक को वो हो गया। अब बीच में माइनस लगा हुआ है ना सबके, तो मैं माइनस ही लगा लेता हूँ यहाँ पे बीच में, और माइनस कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, कॉलम 1 सेम रहेगा पूरा, कॉलम 2 भी सेम रहेगा, और कॉलम 3 में क्या आ जाएगा 1 1 1 जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये वाली चीज, ये 1 1 1 बच गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ ऐसा देख लो कॉमन आ रहा है, देखो यहां से ई रेज टू पावर ए कॉमन आ रहा है रो 1 में से, तो ई रेज टू पावर ए कॉमन आ रहा है, रो 2 में से ई रेज टू पावर बी कॉमन आ रहा है, रो सी में से ई रेज टू पावर सी कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद सिचुएशन क्या बनेगी, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या बचेगा ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी, यहाँ पे क्या बचेगा ई रेज टू पावर 2a, ई रेज टू पावर 2b, ई रेज टू पावर 2c।
अब ये वाला जो कॉलम है ये एज इट इज ही रहेगा, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा, इस सेकंड डिटर्मिनेंट को फर्स्ट डिटर्मिनेंट की तरह बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं कॉमन ले पाऊं या कैंसिल कर पाऊं। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं जिसमें आप कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, आपकी गलती होने के चांस कम है, या फिर आप प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकाल के भी ट्राई कर सकते हो। ये काम हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को, ये कॉलम क्या है, कॉलम 3, कॉलम 3 और कॉलम 1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 इंटरचेंजिंग कॉलम 3। जब कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो अब की बार प्लस आ जाएगा और इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 1 1 1। और कॉलम 1 जो क्या था आपका, इसका कॉलम 1 क्या था, ई रेज टू पावर ए था ना, ई रेज टू पावर ए यहाँ पे चला जाएगा, अब ई रेज टू पावर ए, ई रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी। और कॉलम 2 जो है ये सेम रहेगा, कॉलम 2 सेम क्या रहेगा, ई रेज टू पावर 2 ए, ई रेज टू पावर 2 बी, ई रेज टू पावर 2 सी। यहाँ से देखो, ठीक है ना, ये इतना काम हो गया, ठीक है। अब देखो अभी एक जैसा नहीं बना, डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 में एक जैसा नहीं बना, इसमें अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम 2 और कॉलम 3 को और रिप्लेस कर देता हूँ। जब मैं इनको रिप्लेस करूंगा तो जो ये प्लस है ना, ये दोबारा क्या बन जाएगा, माइनस। तो मैं अब इसको यहीं चेंज कर रहा हूँ, यहीं पे माइनस। अब दोबारा इनको मैं चेंज कर देता हूँ, अब ये ई रेज टू पावर, इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी। अब ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ए, बी, सी, 2a, 2b, 2c, एक जैसा बन गया। अब एक और चीज, जब यहाँ पे बेस सेम है, जो बाहर मैंने कॉमन लिया है, जब इनका बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस में हो जाएंगी, और जब इनकी पावर प्लस में हो जाएंगी तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 0, और ई रेज टू पावर 0 क्या हो गया, 1। तो ये तो कैंसिल होकर 1 ही बन गया पूरा। अब ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली एक जैसा है, अब इनको अगर माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा, 0। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन। तो आज हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एज यू नो आपकी एचटेट की जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो गया है, तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मेरा मानना ये है कि क्वालिटी मेंटेन करें ओवर क्वांटिटी। अगर मैं 20 क्वेश्चन करा दूं और आपको अच्छे से समझ में ना आए और आप पेपर में ना कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके बता के चल रहा हूँ, जिससे कि आप ये क्वेश्चन पेपर में भी कर पाएं। वीडियो देखने से मतलब नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप इस वीडियो से कुछ लेके जाएं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और ज़रूर 1 या 2 बार प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।